हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रिया जायसवाल। वेलकम टू एमजी क्लासेस। आज हम देखेंगे इसमें चैप्टर 7 की एनसीईआरटी हम डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटी की। इसके पहले हमने चैप्टर 6 को कंप्लीट किया हुआ है और आपका चैप्टर 1 क्लास 7 की एनसीईआरटी की उसको भी हम कंप्लीट किए हैं। आज हम चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर 2 आपका क्या है, तो स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। ओके, तो इसको हम आज पढ़ेंगे। इसमें समझेंगे कि जो स्वास्थ्य है इसमें सरकार की क्या भूमिका होती है, सरकार कैसे हमारे लिए कार्य करती है। तो आप इसमें समझोगे कि किसी भी अगर देखा जाए कंट्री में डेवलप होने के लिए हेल्थ और एजुकेशन, ये जो दो चीज़ें बेसिक नीड्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। किसी भी कंट्री में हेल्थ की इम्पोर्टेंस आप जानते ही हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हेल्थ ना हो, अच्छी ना हो, तो कोई भी चीज़ें वहाँ पर सही नहीं हो सकती। हेल्थ एंड एजुकेशन, तो आज हम डिस्कस करेंगे इसमें हेल्थ को लेकर। लोकतंत्र में लोगों को सरकार से अपेक्षा रहती है कि सरकार उनके वेलफेयर के लिए, कल्याण के लिए कार्य करे, उनके लिए काम करे। तो सरकार अगर काम करेगी तो कैसे करेगी, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो सरकार हमारे लिए जो कुछ भी करती है, यानी जो सरकार हमारे लिए काम करती है किससे करेगी, तो टैक्स से करती है। जो हम टैक्स पे करते हैं, सरकार उसी टैक्स से हमारे लिए काम करती है। क्या क्या काम करती है, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, और उसके बाद रोजगार प्रदान करने के लिए गृह निर्माण, जिसके पास भवन नहीं है, रहने के लिए नहीं है, निवास स्थान नहीं है, तो उनके लिए क्या करती है, सब्सिडी की व्यवस्था करती है। सड़कों के विकास के लिए तथा बिजली आदि उपलब्ध कराने के लिए गवर्नमेंट टैक्स जो हम पे करते हैं उससे हमें मुहैया कराती है सारी चीज़ें। ओके, तो यानी जो हमारे लिए जो ज़रूरी चीज़ें ये सब सरकार कहाँ से करती है, तो जो हम टैक्स से पे करते हैं उससे सरकार हमें उपलब्ध कराती है। आगे देखते हैं कि व्हाट इज़ हेल्थ, यानी स्वास्थ्य क्या है। तो स्वास्थ्य क्या है, तो इसमें बताया गया आपको, देखो कि जैसे किसी भी बीमारी, यानी हमारे शरीर में कोई बीमारी ना हो, चोट आदि से हम मुक्त रहें, पीने के लिए हमारे पास अच्छा पानी हो, प्रदूषण मुक्त वातावरण हो, और भरपेट भोजन मिलता हो, और जो घुटन भरी एक ज़िंदगी होती है वो ना हो, तभी मानते हैं कि हमारा जो हेल्थ है वो अच्छा है, हम क्या है, स्वस्थ हैं। ओके, बाकी आज के टाइम पे देखा जाए तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई हर एक किसी न किसी बीमारी से जूझ रहे हैं। कोई अब प्रदूषण मुक्त वातावरण तो बहुत ही मुश्किल है, प्लस पीने के लिए अच्छा पानी और घुटन भरी अवस्था में ना रहें। ओके, तो ये सारे एग्जांपल्स थे कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें, जो बेसिक चीज़ें ये होनी चाहिए, तभी हमें क्या माना जाता है, स्वस्थ माना जाता है। तो स्वस्थ के बारे में हम अगर देखें तो इसमें अनेक प्रकार से सोच सकते हैं। जैसे स्वस्थ का अर्थ है हमारा बीमारियों से, चोट आदि से मुक्त रहना हो, जैसे हमने अभी पढ़ा। लेकिन स्वस्थ केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है, उसमें क्या है आपका, प्रदूषण मुक्त वातावरण हो, भरपेट भोजन हो, कोई तनाव ना हो, हमें कोई बीमारी ना हो, या ये सारी चीज़ें इसमें मायने रखती है। आगे देखते हैं इसमें भारत में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं क्या क्या हैं। इसमें कुछ फैक्ट हैं जिसे आप पढ़कर समझेंगे कि भारत में जो भारत के सकारात्मक नकारात्मक दोनों पहलू को इसमें हम समझ पाएंगे, क्या अच्छी है क्या बुरी है। ओके, आप पढ़ोगे तो सारी चीज़ें इसमें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। इसमें सबसे पहले बताया गया है कि भारत में सर्वाधिक चिकित्सक महाविद्यालय हैं, जो कि अधिकांश डॉक्टर कहाँ पर हैं, तो शहरी क्षेत्र में है और ग्रामीण क्षेत्र में कम है। तो इससे हम क्या समझ में आ रहे हैं, इसमें विरोधाभास की स्थिति है कि भारत में कॉलेज तो बहुत ज़्यादा है, मेडिकल कॉलेज, अधिकांश डॉक्टर हैं, लेकिन कहाँ पर है, तो शहरी क्षेत्र में है, ग्रामीण क्षेत्र पे नहीं है। अब देखा जाए तो शहरी क्षेत्र में ऑलरेडी इतने सारे डॉक्टर्स हैं, तो वहाँ पे ज़रूरत कम होती है, वहाँ नीड कम है। लेकिन गांव में ज़्यादा है, लेकिन कोई डॉक्टर गांव में नहीं रहना चाहते। रीज़न क्या है, वहाँ पे उनके हिसाब से सुविधा नहीं है, वो वहाँ पर वैसे पैसा नहीं कमा सकते जितना वे शहरी क्षेत्र में कमा सकते हैं। जो एक ज़िंदगी है, जीने का लाइफ स्टाइल है, वहाँ का अलग है, गांव का और शहर में क्या है, अलग है। इसलिए वे वहाँ पे ना रहना पसंद करते हैं, बल्कि वे शहरी क्षेत्र में रहना पसंद करते हैं। आगे देखते हैं, इसमें बताया गया है कि हर वर्ष लगभग 1500 डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं। कितने, तो 1500 डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं। तो सोचो कितने सारे डॉक्टर होते हैं, फिर भी ये स्थिति है। आगे बताया गया है कि अस्पतालों की संख्या में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई है। पहले इसमें
सन 1950 में भारत में केवल 2717 यानी 2717 ही थे अस्पताल। सन 1991 में 11,174 अस्पताल थे और 2017 में यह संख्या बढ़कर 23,583 हो गई है। लेकिन फिर भी चीज़ें आज भी वही हैं। जो पेशेंट को जो चीज़ें चाहिए वो चीज़ें वहाँ पर उनको उपलब्ध नहीं होती हैं। डॉक्टर की ज़रूरत होती है, कई सारे यहाँ पे बीमारी से मरते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। ओके, सोचो इतने सारे डॉक्टर के होने के बावजूद भी लगभग इसमें 5 लाख लोग प्रतिवर्ष टीबी से मर जाते हैं। उनको टीबी होती है, वो यहाँ पर टीबी, मलेरिया, लगभग 20 लाख मामलों की रिपोर्ट प्राप्त होती है यहाँ पर। ये संख्या सही भी नहीं है, लेकिन ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। ओके, यही मोटा मोटी आंकड़ा है, इसमें बताया जा रहा है। लेकिन इनका इलाज संभव नहीं है। क्यों भाई? इतने सारे डॉक्टर तो होना चाहिए ना। ओके, आगे बताया गया है कि इसमें बहुत बड़ी संख्या में चिकित्सक, पर्यटक यानी मेडिकल टूरिस्ट को सबको यहाँ पर पीने के लिए स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं है। यानी जो बाहर से घूमने आते हैं उनको क्या है, स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं है। ये जो घूमने के लिए आते हैं, मेडिकल टूरिस्ट होते हैं जो घूमने के लिए आते हैं, उनसे एक फ़ायदा होता है कि जो बाहर देश से आते हैं डॉक्टर्स, इससे क्या होता है, टैक्स प्राप्त होता है। ओके, चिकित्सा विज्ञान, मेडिकल साइंस में असाधारण प्रगति हुई है, जिसके चलते देश में इलाज की नई तकनीक और विधि भी उपलब्ध है। यानी धीरे धीरे क्या हो रहा है, नई तकनीकें उपलब्ध हो रही हैं, नई तरीके से यहाँ पर हर एक चीज़ डेवलप हो रहा है, सारी चीज़ें प्रगति हो रही है, बढ़ रही हैं, जिसके चलते देश में इलाज की नई नई तकनीक भी उपलब्ध है। इसमें बताया गया आपका कि भारत में समस्त बच्चों से आधा को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है और वे अल्प पोषण के शिकार होते हैं। प्लस भारत में विश्व का दवाइयाँ निर्मित करने का तीसरा बड़ा देश है और यहाँ से भारी मात्रा में दवाइयों को निर्यात भी किया जाता है। और यहीं पर ही यहाँ से नहीं, भारत से ही निर्यात होता है, लेकिन यहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको टाइम पे मेडिसिन नहीं मिलती हैं। जो शहरी क्षेत्र में भी हैं उनको भी मेडिसिन नहीं मिल पाती हैं। क्यों? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा महंगी भी होती हैं। जो इनको ट्रीटमेंट टाइम से मिलना चाहिए वो भी यहाँ पर उपलब्ध नहीं होता है। भारत में प्रायः कहा जाता है कि सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में असमर्थ हैं, क्योंकि सरकार के पास इसके लिए पर्याप्त धन और सुविधाएं नहीं हैं। इसमें क्या है, जो सरकार के पास इसके लिए पर्याप्त धन और सुविधाएं नहीं हैं। यह विरोधाभास स्थिति है जो हमारी अपेक्षाओं के विपरीत है। और हमारे देश के पास पैसा है, ज्ञान है, अनुभवी व्यक्ति हैं, फिर भी हम सबको आवश्यक जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वे देने में असमर्थ हैं। आगे इसमें देखते हैं कि हमें सरकार को जो टैक्स होता है, जो हम कर देते हैं, वो क्यों पे करना चाहिए। ओके, जो हम टैक्स पे करते हैं सरकार को, वो क्यों पे करना चाहिए। तो सरकार कर से प्राप्त धन को हमारे लिए उपयोग में लाता है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसमें टैक्स पे करना चाहिए, ऐसे बोल सकते हैं। यानी सरकार कर से प्राप्त धन का उपयोग विभिन्न प्रकार की जो सार्वजनिक सेवाएं हैं उनको मुहैया कराने में पैसा लगाता है, जैसे खर्च करते हैं, जिससे भी हमारे जो नागरिकों को जो ज़रूरत है, जो स्वास्थ्य सेवाओं में ज़रूरत है, शिक्षा में ज़रूरत है, जो हमें जैसे बिजली खंभा जो लाइट है, ये सारी चीज़ें जो हमें चाहिए, जैसे पुलिस है, राजमार्ग है, शिक्षा है, स्वास्थ्य आदि, ये सब गवर्नमेंट कहाँ से पे मतलब खर्च करती है, जो मुहैया कराती है हमें। तो ये जो हम टैक्स पे करते हैं उससे हमें मुहैया कराती है। ओके, आगे देखते हैं इसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं। जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं हैं क्या है, पब्लिक हेल्थ सर्विस, इसको समझते हैं। इसमें बताया गया आपका कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य केंद्र व अस्पतालों की एक श्रृंखला है। यानी सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल एक क्या होता है, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं क्या हैं, एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड होते हैं, उनकी एक श्रृंखला होती है, ये सरकार द्वारा चलाया जाता है। ओके, ये केंद्र व ग्रामीण क्षेत्रों को सुविधाएं प्रदान करती हैं, पहली बात। उसके बाद सभी बीमारियों का इलाज प्रदान करती है, जो गवर्नमेंट की एक श्रृंखला है बोल सकते हैं। ये क्या है आपका, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा या स्वास्थ्य केंद्रों की, अस्पतालों की एक श्रृंखला है। ये केंद्र व ग्रामीण जो क्षेत्रों की सुविधाएं होती हैं उनको प्रदान करती हैं, प्लस सभी बीमारियों का इलाज प्रदान करती हैं। जो गवर्नमेंट की ये जो स्वास्थ्य केंद्र की श्रृंखला होती है, इनका काम क्या है, इनका काम केंद्र व ग्रामीण क्षेत्रों को सुविधा प्रदान करना,
प्लस सभी बीमारियों का इलाज प्रदान करना होता है। आगे इसमें स्ट्रक्चर बताया गया है कि जैसे हमने पढ़ा है कि ग्राम स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है, पढ़ा है ना, कि जैसे ग्राम स्तर पर क्या होता है, एक स्वास्थ्य केंद्र होता है। तो स्वास्थ्य केंद्र होता है जिसके हिसाब से यहाँ पर कई प्रशासनिक यहाँ पर खंड होते हैं, ठीक है, यानी इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो ये क्या है, आपका जिला है, तो जिला स्तर पर जिला अस्पताल जो इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देख रेख करता है। तो ऐसे ये जिला होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर ये क्या है, स्वास्थ्य केंद्र है, ठीक है। स्वास्थ्य केंद्र ये क्या करता है, जिला स्तर पर जिला अस्पताल जो इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देख रेख करता है। प्रशासनिक इकाई के रूप में हम इसमें स्वास्थ्य केंद्र को समझ सकते हैं इसमें, ठीक है। यानी जिला अस्पताल से सभी स्वास्थ्य केंद्र क्या होते हैं, एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड होते हैं। आगे बताया गया है कि इन सेवाओं को चलाने के लिए धन सरकार को लोगों को टैक्स के रूप में देते हैं। इन सेवाओं को चलाने के लिए धन सरकार को हम क्या करते हैं, टैक्स के रूप में हम पे करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें फिर उपलब्ध होती हैं। आगे बताया गया है इसमें कि सभी सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का महत्वपूर्ण कार्य, जो सरकारी हैं, जो सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उनका जो महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या होता है, इसको हम समझेंगे। इसमें आगे बताया गया है कि आपका सभी सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का महत्वपूर्ण कार्य क्या है। तो जिसमें सभी सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का महत्वपूर्ण कार्य आपका इसमें जैसे टीबी है, मलेरिया, पीलिया, दस्त, हैजा, चिकनगुनिया आदि जो बीमारियां होती हैं उनको रोकना होता है। यानी जो बीमारियां फैल रही हैं, टीबी है, मलेरिया है, पीलिया है, दस्त है, हैजा, चिकनगुनिया आदि जो बीमारियां जो फैल रही हैं उनको रोकना होता है। ओके, यानी ये सारी चीज़ को रोकना है। इसकी व्यवस्था सरकार को लोगों के सहयोग से करनी होती है। जैसे ये सहयोग होगा तब ये सारी चीज़ें पॉसिबल है, अन्यथा ये असफल हो जाएंगी। जैसे आपके गांव में कोई पोलियो पिलाने के लिए आ रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, अपने बच्चों को पोलियो पिलाने के लिए प्रेरित करना होगा, आपको पिलाना होगा। अगर वो नहीं पिलाएंगे, नहीं पिलाओगे आप, तो क्या होगा, हम सहयोग नहीं दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट के साथ साथ क्या करना होता है, हमें भी इसमें सहयोग प्रदान करना होता है, तभी सारी चीज़ें इसमें पॉसिबल होती हैं। हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित को सुनिश्चित करना, सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। ये जो सारी चीज़ें ये क्या है, सरकार की प्राथमिक कर्तव्य है। ये तो बात सही है। आगे समझते हैं इसमें जो निजी स्वास्थ्य सेवाएं हैं वे क्या क्या हैं। निजी स्वास्थ्य सेवा क्या होता है, अभी हमने गवर्नमेंट का समझा, तो निजी स्वास्थ्य सेवा क्या है, तो ये क्या आपका प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ है। ओके, यानी निजी स्वास्थ्य सेवाएं यानी प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं। तो इसमें हमारे देश में कई तरह की निजी स्वास्थ्य सेवाएं हैं। बड़ी संख्या में डॉक्टर्स अपने निजी दवाखाने चलाते हैं। काफ़ी संख्या में प्रयोगशाला हैं जो यहाँ पर परीक्षण करती हैं। वह विशिष्ट सुविधाएं भी उपलब्ध कराती हैं, जैसे एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है, ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराती है। आप जाते हैं ना अपने आसपास जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, तो वहाँ पर क्या है, सारी चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध होती है, एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है, ये सारी यहाँ पर चीज़ें उपलब्ध होती हैं। ऐसी दुकानें भी हैं जहाँ से हम दवाइयाँ भी खरीद सकते हैं, प्राइवेट होती हैं सारी। निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का स्वामित्व नहीं होता है, यानी गवर्नमेंट का जो नियंत्रण होता है निजी स्वास्थ्य सेवा पर बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ मरीजों की इन सेवाओं के लिए धन खर्च करना होता है। जैसे हम प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं वहाँ चीज़ें महंगी होती हैं, वही हम अगर सरकारी में जाते हैं वहाँ सस्ती होती हैं, लेकिन प्राइवेट में जाएंगे तो महंगी होती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट कुछ भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाएंगे वहाँ पे सारी मेडिसिन सस्ती होती हैं। निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर सस्ते तरीके उपलब्ध होने पर भी दवाइयाँ महंगी होती हैं। बीमारियों के लिए कभी कभी लोगों को ऋण लेना पड़ता है। अगर हम देखें तो इसमें कुल जनसंख्या के लगभग 20% लोग ही बीमारी के दौरान आवश्यक दवाइयों को खरीदने में सक्षम होते हैं। इसमें एक डेटा बताया गया है कि लगभग कितना, तो 20% लोग ही होते हैं जो आवश्यक जो दवाइयाँ हैं बीमारियों के दौरान आवश्यक दवाइयों को खरीदने में सक्षम हैं। एक अध्ययन में पता लगा है कि जो लोग अस्पताल में किसी बीमारी या चोट लगने के कारण भर्ती होते हैं उनमें से 40% लोग खर्चों का भुगतान करने में सक्षम होते हैं। यानी उसमें कितने % लोग होते हैं जो खर्चों का भुगतान कर पाते हैं, तो
40% लोग ही होते हैं जो खर्चों का भुगतान कर पाते हैं। ये डेटा है। या फिर कहीं से लोग क्या करते हैं, लोग खर्च का भुगतान करने के लिए पैसे उधार लेते हैं या अपनी कुछ संपत्ति बेच देते हैं। इस टाइप से चीज़ें होती हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर ट्रीटमेंट कराते हैं वहाँ सारी चीज़ें फैसिलिटी उपलब्ध तो होती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हमें खर्च करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम ऋण लेते हैं, उधार लेते हैं, या अपने पास जो संपत्ति उसको हम बेच देते हैं मेडिसिन लेने के लिए। क्या किया जा सकता है, व्हाट इज़ कैन बी डन। ओके, इसको हम समझते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं। तो इसमें आपका बताया गया है कि यह सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह अपने सब नागरिकों को, विशेषकर गरीबों को, सुविधाहीन जो गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करें, जो सारी चीज़ें ज़रूरत हैं उसको प्रदान करें। उसके बाद लोगों को स्वास्थ्य की दशा सुधारने के लिए लोगों को सामाजिक स्थिति और स्वास्थ्य दोनों पर काम करना चाहिए। ठीक है, यानी जो गवर्नमेंट है उनके क्या करना चाहिए, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको प्रदान करना चाहिए। फिर भी लोगों को स्वास्थ्य जीवन के लिए आधारभूत जो सुविधाएं हैं उस पर उनकी सामाजिक स्थिति पर निर्भर हैं, उतना ही स्वास्थ्य सेवाओं पर भी उन्हें उनकी देखभाल करना चाहिए, इनके लिए सुविधा प्रदान करना चाहिए। स्वास्थ्य की दिशा सुधारने के लिए दोनों पक्षों पर कार्य करना चाहिए। ऐसा करना संभव है अगर कोशिश दोनों तरफ से की जाए तो। ओके, इसमें हम आगे देखेंगे अनुभव है किस तरीके से हम देख सकते हैं। जैसे केरल का अनुभव इसमें बताया गया है। ओके, ये फैक्ट है, कुछ फैक्ट है, ये पता होना चाहिए अगर एग्ज़ाम में आता है तो। इसमें बताया गया आपका केरल का अनुभव है। 1996 में केरल सरकार ने राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। कब? 1996 में। ओके, कितना? तो कुछ महत्वपूर्ण जो इसमें चेंजेस किए। राज्य के पूरे बजट का 40% जो राज्य है उसका 40% पंचायत को दे दिया। इससे गांव के लिए पीने का पानी, आहार, औरतों के विकास और शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्था करना वहाँ पे संभव हो सका। यानी ये बहुत बड़ा अच्छा है। अगर देखा जाए तो बजट का 40% पंचायत को दे दिया गया। भाई पंचायत को दे दिया गया तो पंचायत क्या करेगा, वहाँ पर जो गांव की औरतें हैं, वहाँ पर जो लोग रहते हैं, उनको वहाँ पर काम करने के लिए, उनकी जो सुविधाएं हैं, उनकी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए यहाँ पर 40% यहाँ पर दिया गया हमारे बजट का, यानी केरल दिया है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर ये अपने तरफ से हाथ बढ़ाया गया। हाँ, किस तरीके से हम उनकी मदद कर सकते हैं। आगे इसमें हम देखेंगे एक और फैक्ट है, इसको समझते हैं कि क्या है। इसमें है कोस्टारिका का तरीका। इसमें बताया गया है कि कोस्टारिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। इसका मुख्य कारण है उनके संविधान में निहित है। ओके, कई वर्षों पहले कोस्टारिका ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि वे देश से सेना नहीं रखेंगे। इससे उन्हें सेना पर व्यय किए जाने वाले धन को लोगों की जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है और अन्य जो आधारभूत जो ज़रूरतें होती हैं उन पर खर्च करने में मदद मिलेगी। ओके, और कोस्टारिका की सरकार मानती है कि देश के विकास के लिए देश का स्वस्थ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके लिए वे अपने देशवासियों के स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा ही ध्यान देते हैं। कोस्टारिका की सरकार अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सेवाएं व सुविधाएं देती हैं, जैसे पीने का जो सुरक्षित पानी है उन्हें उपलब्ध कराती हैं, सफाई, पोषण और आवास। स्वास्थ्य की शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ पर शिक्षा को बेसिकली बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है और सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान शिक्षा का एक ज़रूरी भाग है। ये केरल में किस तरीके से है तो आप देख सकते हैं इसमें हेल्थ को लेकर सरकार किस तरीके से काम करती है। ओके, तो ये आपका चैप्टर 2 था जो कंप्लीट हुआ। आप इसमें पढ़ेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, जो डाउट होगा आप इसमें पूछ सकते हैं। ओके, हम देखेंगे इसमें नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 3। ओके, थैंक यू।